नमस्कार प्यारे साथियों, आज हमारी चौथी क्लास है ज्योग्राफी की, भूगोल की। इससे पहले हमने 3 कक्षाएं संचालित कर चुके हैं और उन 3 कक्षाओं में हम देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और हमारी पृथ्वी की गतियों के बारे में भी हम जाने थे। पृथ्वी की हमने बताया था कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, उनके भी बारे में जाने थे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आज का प्यारे साथियों हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कौन कौन सी विचारधाराएं थी, प्राचीन विचारधारा क्या थी, आधुनिक विचारधारा क्या है। तो आइए हम किसी बात का विलंब न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्यारे साथियों पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। फिर इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि महाद्वीप हमारी पृथ्वी पर किस प्रकार बने, महासागर कैसे बने। तो आइए चलते हैं। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 2 विचारधाराएं। कितनी विचारधाराएं? 2 विचारधाराएं। कितनी प्यारे साथियों? 2। पहली विचारधारा ये थी कि परंपरागत विचारधारा, विचार, ठीक है। और दूसरी है आधुनिक विचारधारा, आधुनिक विचार, आधुनिक विचार, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 2 तरह की विचारधारा है। पहली परंपरागत अर्थात प्राचीन विचारधारा, अब वर्तमान में यानी आधुनिक विचारधारा। देखिए, परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत 2 तरह की विचारधाराएं थी। कितने तरह की विचारधाराएं थी? 2 तरह की। परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत 2 तरह की विचारधारा थी। पहली थी अद्वैतवादी सिद्धांत, अद्वैतवादी सिद्धांत। दूसरी विचारधारा थी द्वैतवादी सिद्धांत, द्वैतवादी सिद्धांत। परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत एक हमारी थी अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत। देखो, इस अद्वैतवादी विचारधारा के अंतर्गत यह कहा गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ एक पिंड से हुई है, सिर्फ एक पिंड से हुई है। ये कहा गया था कि पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सिर्फ एक ही पिंड से हुई है, सिर्फ एक ही पिंड से हुई है। इस बात को सबसे पहले एक विद्वान थे जिनका नाम था कास्ते द बफन, कास्ते द बफन। देखो, कास्ते द बफन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सिर्फ एक ही तारे से हुई है। इस संकल्पना को उन्होंने नाम दे दिया अद्वैतवादी सिद्धांत, ठीक है। तो कास्ते द बफन। दूसरी थी द्वैतवादी सिद्धांत। इसमें यह कहा गया था कि पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सिर्फ 2 तारों से हुई है। कितने तारों से? 2 तारों से हुई है। पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है। इसको सबसे पहले चैम्बरलिन, एक विद्वान थे, चैम्बरलिन व मोल्टन। देखिए, एक बार फिर समझते हैं। एक विद्वान थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कास्ते द बफन।
तो कास्ते द बफन ने समाज को बताया, हम सबको बताया कि सुनो भाई, कि जो हमारी पृथ्वी है और जो हमारे ग्रह हैं, इनकी उत्पत्ति सिर्फ एक तारे से हुई है। ये बात कही थी कास्ते द बफन। फिर उसके आगे चलकर फिर एक और विद्वान आए जिनका नाम था चैम्बरलिन व मोल्टन। इन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि नहीं, जो कास्ते द बफन कह रहे हैं ये बात सही नहीं है। बात यह सही है कि पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। कितने तारों से? दो तारों से। कास्ते द बफन कह रहे थे कि एक तारे से हुई है, चैम्बरलिन और मोल्टन कह रहे थे कि दो तारों से हुई है। जो दो तारे वाली संकल्पना थी, जो दो तारे वाली संकल्पना थी, उसे कहा गया है द्वैतवादी सिद्धांत। जो एक तारे वाली संकल्पना थी उसे कहा गया था अद्वैतवादी सिद्धांत। तो एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं। हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। इस पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो तरह की विचारधारा है। पहली परंपरागत विचारधारा, दूसरी थी आधुनिक विचारधारा। परंपरागत विचारधारा को हमने दो भागों में बांट लिया, अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी सिद्धांत में यह कहा गया था प्यारे साथियों कि पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति, पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सिर्फ एक ही तारे से हुई है। द्वैतवादी संकल्पना या द्वैतवादी विचारधारा के अंतर्गत यह कहा गया था कि पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। तो इसको द्वैतवादी संकल्पना दी थी चैम्बरलिन एवं मोल्टन। अद्वैतवादी कास्ते द बफन। कास्ते द बफन के विचारों का समर्थन अन्य विद्वानों ने भी किया। कास्ते द बफन का किया था। एक विद्वान थे कांट। क्या नाम था? कांट। इन्होंने अपनी परिकल्पना दी वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना दी इन्होंने। कांट ने भी कास्ते द बफन की बात का ही समर्थन किया। किसने? कांट। एक व्यक्ति थे लाप्लास। लाप्लास ने दिया था निहारिका परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? निहारिका परिकल्पना। लाप्लास ने कौन सी परिकल्पना दी थी? निहारिका परिकल्पना। कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना। इन दोनों विद्वानों ने कास्ते द बफन की बात का समर्थन कर दिया कि जो कास्ते द बफन कह रहे हैं यह बात सही है। ठीक है, यानी कांट और कौन है? लाप्लास। तो इन्होंने क्या किया? कांट और लाप्लास ने इन्होंने कहा कि नहीं, जो कास्ते द बफन जो कह रहे हैं वही बात सही है। इन्होंने भी कहा कि पृथ्वी की और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सिर्फ एक ही तारे से हुई है। इन दोनों विद्वानों ने कास्ते द बफन की बात का समर्थन कर दिया, अर्थात अद्वैतवादी सिद्धांत का। किसने किया? कांट एवं लाप्लास। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अद्वैतवादी सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? कास्ते द बफन। इसका समर्थन किसने किया था? कांट और लाप्लास ने। तो कांट का जो सिद्धांत था वो कौन सा था? वायव्य राशि परिकल्पना। लाप्लास का कौन था? निहारिका परिकल्पना। ठीक है, इन दोनों विद्वानों ने कास्ते द बफन की बात का समर्थन कर दिया। अब आइए चलते हैं द्वैतवादी। मैंने आपको बताया था कि ये दो तारों की संकल्पना थी, इसमें कहा गया कि पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से हुई है, और इसको सबसे पहले चैम्बरलिन और मोल्टन ने बात कहा था। लेकिन इस द्वैतवादी सिद्धांत का भी समर्थन कई विद्वानों ने किया। ठीक है, एक थे H.N. रसेल नाम के विद्वान थे। उन्होंने चैम्बरलिन और मोल्टन की बात का समर्थन कर दिया कि जो चैम्बरलिन और मोल्टन कह रहे थे भाई ये बात सही है। तो इनकी जो परिकल्पना थी वो थी द्वैतारिक परिकल्पना या द्वैतारिक परिकल्पना। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दो तारिक परिकल्पना का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था? H.N. रसेल ने दिया था। किसने दिया था? H.N. रसेल। तो H.N. रसेल ने चैम्बरलिन और मोल्टन की बात का समर्थन कर दिया कि नहीं,
पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है। कितने तारों से हुई है? 2 तारों से। ठीक है। और ये द्वैतवादी सिद्धांत सबसे पहले चैम्बरलेन या मोल्टन ने दिया था। किसने दिया था? चैम्बरलेन और मोल्टन। चैम्बरलेन और मोल्टन। इस बात का समर्थन किसने किया था? एच.एन. रसेल ने। एच.एन. रसेल ने चैम्बरलेन और मोल्टन की बात का समर्थन कह दिया कि जो चैम्बरलेन और मोल्टन कह रहे हैं ये बात सही है। यहां पर कांट एवं लाप्लास ने कास्ट द बफन की बात का समर्थन कर दिया कि ये बात सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे कि ये आधुनिक विचारधारा क्या है। देखिए, जिस प्रकार समय बीतता गया, साइंस के क्षेत्र में वृद्धि होती गई, प्रोग्रेस होती गई, तो जो पुरानी विचारधारा थी ये लोगों से दूर तो होती गई और एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं आधुनिक विचारधारा। और इस आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं प्यारे साथियों? इस विचारधारा के अंतर्गत पढ़ते हैं हम बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत। तो जैसे विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की हुई तो ये परंपरागत विचारधारा पुरानी पड़ गई। इसको लोगों ने मानने से मना कर दिया कि ये विचारधारा फेल है, असफल है। अब नई विचारधारा आ गई बिग बैंग सिद्धांत। आधुनिक समय में हम पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित किस सिद्धांत को मानते हैं? बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, ये जॉर्ज लेमेटियर, रॉबर्ट वैगनर ने इसको दिया था। जॉर्ज लेमेटियर और रॉबर्ट वैगनर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा इस बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत क्या था। देखिए, इसमें बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत ने कहा कि एक भारी पदार्थों का, कैसा पदार्थों का? भारी पदार्थों का बहुत बड़ा क्या था? एक नेबुला था। नेबुला अर्थात पिंड था, बहुत बड़ा पिंड था। नेबुला था। अचानक इसमें विस्फोट हुआ। क्या हुआ इस नेबुला में? क्या एक बहुत बड़ा नेबुला था, अचानक उसमें विस्फोट हुआ तो वह नेबुला चारों तरफ बिखर गया। क्या हुआ? चारों तरफ बिखर गया। वो नेबुला क्या हुआ प्यारे साथियों? चारों तरफ बिखर गया। जब ये नेबुला चारों तरफ बिखर गया तो इन्होंने बताया तो कि सबसे पहले तारों का निर्माण हुआ, फिर ग्रहों का निर्माण हुआ, फिर उपग्रहों का निर्माण हुआ। उपग्रहों तो सबसे पहले क्या बने प्यारे साथियों? उन्होंने कहा कि जब इस नेबुला में विस्फोट हुआ तो तारे बने, तारों में जब विस्फोट हुआ तो ग्रह बने, जब ग्रहों में पुनः विस्फोट हुआ तो उपग्रहों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? उपग्रहों का निर्माण हुआ। उपग्रह जब इस नेबुला में क्या हुआ? विस्फोट हो गया। जब विस्फोट हो गया तो इसमें क्या बन गए? तारे बन गए। तारों में पुनः विस्फोट हुआ तो ग्रह बन गए। ग्रह में विस्फोट हुआ तो उपग्रह बन गए। और उपग्रह में विस्फोट होते रहते छोटे छोटे तो क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ और आज कहीं तक ये सिद्धांत सही साबित होता है। तो आज हम विचारधारा किस मानते हैं? बिग बैंग सिद्धांत। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटियर। जॉर्ज लेमेटियर और वैगनर बिग बैंग का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो प्यारे साथियों, तो अब हमने कहा कि बिग बैंग ने सिद्धांत दिया। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटियर ने। उन्होंने बताया कि भारी पदार्थों का एक पिंड था जिसे नेबुला कहते थे, इसमें अचानक विस्फोट हुआ तो तारों का निर्माण हो गया, और तारों में विस्फोट हुआ तो ग्रह का निर्माण हो गया, और जब ग्रह में विस्फोट हुआ तो उपग्रह बने, और उपग्रह में से छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड बनते रहते हैं, उनका पिंड। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे सौर मंडल यानी ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और आपको पता है कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी एक क्या है? पृथ्वी भी एक ग्रह है। ग्रह प्लेनेट ग्रह है, सॉरी उपग्रह में लग गया, ग्रह है। पृथ्वी भी एक क्या है? ग्रह। ध्यान रखो, हमारी पृथ्वी का निर्माण ऐसे हुआ किस सिद्धांत के अनुसार? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। ये द्वैतवादी अद्वैतवादी ये प्राचीन विचारधारा थी, ये असफल रह गई, फेल हो गई। अब वर्तमान में हमारे पास क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। इसके अनुसार हमारे सौरमंडल, हमारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि का निर्माण हुआ था। तो प्यारे साथियों, पृथ्वी भी एक उपग्रह है। ये बात
मैं शायद उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले पता समझ गए, तारों का निर्माण हुआ, तारों में जब विस्फोट हुआ तो ग्रह बन गए, ग्रह में विस्फोट हुआ तो उपग्रह बन गए, उपग्रह में क्षुद्र ग्रह का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमारा कौन सा था? बिग बैंग का सिद्धांत है। इससे पहले दो विचारधाराएं थी, अद्वैतवादी और द्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी विचारधारा को किसने दिया? सबसे पहले कास्ते द बपन, कांट एवं लाप्लास ने अपनी अपनी परिकल्पना से कास्ते द बपन के विचारों का समर्थन कर दिया और ये कहने लगे कि कास्ते द बपन ने जो बात कही है वो सही है। लेकिन समय बीता, फिर एक और परिकल्पना आ गई द्वैतवादी, तो इसे दिया चैम्बरलिन और मोल्टन ने। किसने दिया था? चैम्बरलिन और मोल्टन। और इसका समर्थन किया एच.एन. रसेल और जीन्स और जेफरीज ने। एक जीन्स और जेफरीज ने भी परिकल्पना दी थी जो ज्वारीय परिकल्पना थी, तो जीन्स व जेफरीज, एच.एन. रसेल ने, ठीक है, चैम्बरलिन और मोल्टन की बात का समर्थन कर दिया। धीमे धीमे साइंस में प्रोग्रेस हुई, उन्नति हुई, तो ये दोनों विचारधारा फीकी पड़ गई। अब कौन सी विचारधारा? आधुनिक। आधुनिक विचारधारा में बिग बैंग का सिद्धांत आ गया। कौन सा सिद्धांत आ गया? बिग बैंग का सिद्धांत आ गया प्यारे साथियों। और बिग बैंग में बताया गया था जॉर्ज लेविटियन ने कि बहुत बड़ा एक नेबुला था, उसमें अचानक विस्फोट हो गया, विस्फोट होने से तारे बने और तारों में विस्फोट होने से ग्रहों का निर्माण हुआ और ग्रहों में विस्फोट होने से क्या बने प्यारे साथियों? उपग्रह। और उपग्रहों में क्या विस्फोट होने से छोटे छोटे एस्ट्रॉइड, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड ये बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति। ये प्यारे साथियों हम जाने कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। अब हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई, तो उस उत्पत्ति पर 7 बड़े महाद्वीप कैसे बने, 4 बड़े महासागर कैसे बने, क्या कारण रहा होगा कि 7 महाद्वीप बन गए, 4 बड़े महासागर बन गए। तो आइए आज जानते हैं महाद्वीपीय। और इसके लिए एक विद्वान थे जिन्होंने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, जिनका नाम था वेगनर। क्या नाम था? वेगनर, रॉबर्ट वेगनर। देखिए, तो प्यारे साथियों अब चलते हैं, अब ये देखते हैं कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके लिए एक सिद्धांत है जिसका नाम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन सिद्धांत इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ये प्यारे साथियों दी थी, किसके द्वारा दी गई? बाई वेगनर। बाई वेगनर यानी वेगनर के, रॉबर्ट वेगनर के द्वारा दिया गया था यह सिद्धांत। तो रॉबर्ट वेगनर ने बताया, क्या बताया? देखिए क्या बताया रॉबर्ट वेगनर। एक मिनट, रॉबर्ट वेगनर ने बताया कि एक बहुत बड़ा स्थलखंड था। क्या था प्यारे साथियों? स्थलखंड। इस स्थलखंड को पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया। पेंजिया कहा गया। इस पेंजिया के चारों तरफ एक सागर था। इस पेंजिया के चारों तरफ एक सागर था। इस सागर का नाम था पेंथलासा। क्या था प्यारे साथियों? पेंथलासा। पेंथलासा, ठीक है, ये सागर है। इस सागर का नाम क्या था? पेंथलासा सागर। ये बात कौन बता रहे हैं? वेगनर। बहुत बड़ा एक भूभाग था, उस भूभाग को पेंजिया कहा जाता था और पेंजिया के चारों तरफ क्या था? पानी
उस पानी या सागर या महासागर था चारों तरफ, कौन था? महासागर। उसको उन्होंने नाम दे दिया गया था पेंथलासा। जैसे समय बीतता गया ये पेंजिया दो भागों में टूट गई। कितने भागों में टूट गई? दो भागों में। अगली कंडीशन क्या हुआ? जैसे ये है, ये इसके चारों तरफ ये तो पानी है ही है, ठीक। जब ये पेंजिया दो भागों में टूट गई बीच से, कितने भागों में टूट गई? बीच से। तो इन्होंने कहा कि इस पेंजिया के दो भाग हो गए, दो भाग। नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। ऊपर वाले को अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड। रॉबर्ट वैगनर हमें बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा भूभाग था जिसको पेंजिया कहा जाता था, जिसके चारों तरफ सागर था, जिसे पेंथलासा कहा जाता था। समय बीतता गया, आगे जब हुआ कि जब पेंजिया दो भागों में टूट गई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उत्तर के भाग को अंगारा लैंड और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अब आपको प्यारे साथियों पता है कि इसके चारों तरफ जल है। जब ये दो भूभाग अलग होंगे तो इसके बीच में ये जल प्रवेश कर गया, ये जल प्रवेश कर गया, तो एक और सागर का निर्माण हो गया जिसका नाम था प्यारे साथियों टेथिस सागर। टेथिस सागर, क्या नाम था इसका? टेथिस सागर। टेथिस सागर। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात मेरी समझ में आई होगी। एक बार फिर रिवीजन में करा देता हूं। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये दिया था वैगनर ने। किसने दिया था? वैगनर ने। वैगनर ने हमको बताया कि एक बहुत बड़ा भूभाग था जिसे पेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता था? पेंजिया। इस पेंजिया के चारों तरफ जल था जिसे पेंथलासा सागर कहा गया। जब समय बीता तो ये पेंजिया दो भागों में टूट गई, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर वाले भाग को अंगारा लैंड कहा गया, दक्षिण भाग के गोंडवाना। जब ये टूट के दो भाग हुए तो इसके चारों तरफ पानी था, इसमें पानी प्रवेश कर गया और इस एक नए सागर का निर्माण हुआ, टेथिस सागर का निर्माण हो गया। किसका? कौन सा सागर निर्माण हो गया? टेथिस सागर का। अब आगे देखो क्या हुआ, फिर क्या होगा आगे चलकर? ये अंगारा लैंड में कई भाग हो जाएंगे, गोंडवाना लैंड में भी कई भाग हो जाएंगे। अब देखो क्या होगा, देखिए मिक्सी वाले को साफ कर दूं। आगे क्या हुआ? इस अंगारा लैंड से अंगारा लैंड से निर्माण किसका हुआ? यानी कौन से महाद्वीप का निर्माण हुआ? ये भी टूटने से इसमें क्या बना? इसे यूरोप महाद्वीप का निर्माण हुआ। कौन से महाद्वीप का? यूरोप महाद्वीप का निर्माण हुआ। इसी से एशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। इसी से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका, अंगारा लैंड से टूटने से यूरोप बना, एशिया महाद्वीप बना और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बना। इस गोंडवाना लैंड के टूटने से इसमें भी विभंजन हुआ तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बना। कौन सा महाद्वीप बना प्यारे साथियों? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप बना। कौन सा अफ्रीका? तीसरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। किस महाद्वीप का? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। तो चौथा प्रायद्वीपीय भारत। अपना प्रायद्वीपीय जो भारत है इसी से बना। ठीक है। अंगारा लैंड के विभजन से, टूटने से यूरोप महाद्वीप बना, एशिया महाद्वीप बना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बना। इसके टूटने से दक्षिण अमेरिका बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। तो प्यारे साथियों, यह सिद्धांत वैगनर ने दिया था। इस सिद्धांत को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत
कहते हैं। इस महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से 7 बड़े महाद्वीप बने और 4 बड़े महासागर बने। तो देखो, यदि हम इन महाद्वीपों को क्रम से लगाएंगे क्षेत्रफल के आधार पर, तो हम सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा बनता है नंबर 1 पर एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार। दूसरे नंबर पर प्यारे साथियों आता है हमारा अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप आता है? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे आता है हमारी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और हमारा 5वें नंबर पे क्या आता है? यूरोप। 6वें नंबर पर आता है अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक। और 7वें नंबर पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसलिए प्यारे साथियों, हमारी पूरी पृथ्वी पर कितने बड़े महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप का निर्माण हुआ? 7। पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण, 5वां यूरोप, 6वां अंटार्कटिक, 7वां ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे साथियों, यदि आपसे क्रम में लगवाने के लिए पूछा जाता है महाद्वीप, तो ये क्रम से सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पर यूरोप, 6वें नंबर पर अंटार्कटिका और 7वें पर ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार एशिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर ये महाद्वीप क्या होता है? आपने बता दिया कि ये टुकड़ों में टूट गए तो इन्हें महाद्वीप कहा गया, लेकिन महाद्वीप की ज्योग्राफिकल परिभाषा क्या है? तो देखिए, देखो महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप की परिभाषा मैं बता दूं, जैसे कोई स्थल खंड है, स्थल खंड यानी पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग, पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग या स्थलखंड, बड़ा स्थलखंड जिसके चारों तरफ पानी हो। क्या हो प्यारे साथी? जिसके चारों तरफ पानी हो उसे महाद्वीप कहा जाता है, यानी कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे साथी? इसको कॉन्टिनेंट। एक ऐसा स्थलखंड, एक बड़ा भूभाग जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो, उसे महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाद्वीप। और कभी कभी द्वीप क्या होते हैं? आइसलैंड, यानी जमीन का छोटा सा भूभाग, स्थलखंड का छोटा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो, छोटा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे द्वीप कहते हैं, यानी आइसलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो समझ में आ गया प्यारे साथियों, महाद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है? ये बड़ा भूभाग होता है, ये छोटा भूभाग होता है। ठीक है। तो हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 बड़े महाद्वीप हैं। तो प्यारे साथियों, आप समझ गए होंगे ये महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, और ये बात हमें किस विद्वान ने बताई? तो ये बात हमें बताई थी रॉबर्ट वैगनर। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं। देखिए, रॉबर्ट नामक एक विद्वान थे, उन्होंने एक अपना मत दिया और वो मत आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से। वैगनर ने बताया कि सभी महाद्वीप आपस में पहले जुड़े हुए थे। क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। तो जिसको उन्होंने नाम दे दिया था पेंजिया। वैगनर ने बताया कि सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। उन्होंने कहा कि समय बीतता गया, जब समय बीता तो इस पेंजिया के 2 भाग हो गए। उत्तरी भाग को उन्होंने नाम दे दिया, क्या नाम दिया? उत्तरी भाग को उन्होंने नाम दिया था अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। जब समय बीतता गया तो अंगारा लैंड से यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। इस वाले भाग से क्या इधर कौन है? यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका का निर्माण हो गया। यानी गोंडवाना लैंड से दक्षिणी वाले टुकड़े से उन्होंने कहा कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हो गया। तो ऐसे करके 7 बड़े महाद्वीप बन गए। अब प्यारे साथियों, मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि जब ये पेंजिया टूटी तो इसमें 33 सागर
का निर्माण हुआ। जब ये अंगारा लैंड के भाग हुए होंगे, क्या इसमें पानी प्रवेश नहीं किया होगा? इसमें भी पानी गया होगा, तो इनमें पानी, इधर भी पानी, तो इनमें पानी के प्रवेश करने से 4 बड़े महासागरों का भी निर्माण हो गया। कितने बड़े महासागरों का निर्माण हो गया? 4 बड़े महासागर। और 4 बड़े महासागरों के नाम क्या थे? देखिए, पहला था प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर था आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तीसरा था प्यारे साथियों हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथा था आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो 4 बड़े महासागर हैं हमारी पृथ्वी पर। कितने? 4। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, 7 बड़े महाद्वीप हैं, 4 बड़े महासागर हैं। महाद्वीप कितने हैं? 7। कितने महाद्वीप हैं? 7। और महासागर कितने हैं? 4 महासागर हैं। अभी 5वें महासागर को मान्यता नहीं दी गई है। कितने महासागर हैं? 4। तो 4 महासागर, 7 बड़े महाद्वीप हैं हमारी पूरी पृथ्वी पर। तो इस प्रकार प्यारे साथियों हमारे महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि इस वाले भाग से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप बन गए, इस वाले भाग से प्रशांत महासागर, अटलांटिक, सॉरी क्या नाम है वो, मैंने ये तो ये भी बने थे। अब लेकिन इसमें अटलांटिक महासागर कैसे बना, हिंद महासागर कैसे बन गया और आपका प्रशांत महासागर कैसे बन गया? तो प्यारे साथियों मैंने तुम्हें बताया है कि ये अंगारा लैंड भी टूटा होगा, यहाँ भी इसमें पानी गया होगा, ये गोंडवाना लैंड भी टूटा होगा। तो ये टूटने से इनमें पानी प्रवेश कर गया, तो 4 बड़े महासागरों का निर्माण हो गया। ठीक है, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, कितने बड़े? 4 बड़े महासागर हैं हमारी पृथ्वी पर। 4 बड़े महासागर हैं। कितने बड़े? 4 बड़े महासागर हैं, जिनके नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर हैं। 7 बड़े महाद्वीप हैं, जिनके नाम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और हमारा अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा? एशिया है क्षेत्रफल के अनुसार, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया है प्यारे साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यहीं तक रहेगा और आगे की क्लास चलेगी कल। थैंक यू प्यारे साथियों।